दुर्गा पूजा के टाइम पे हॉल में ले जाके, तो उन्होंने मुझे नए कपड़े दिलवाए, वो पिक्चर मेरे साथ बैठ के देखी और फिर हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया। और उससे मुझे फिल्म से मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, पर मुझे ये ज़रूर सीखने को मिला उस फिल्म से कि अगर पिताजी से बचपन में थोड़ा ज़्यादा जिद किया जाए तो वो जिद पूरी हो जाती है। तो आपको मैं एक रिएक्शन देता हूँ, जब वो मुझे थ्योरम्स और अलजेब्रा समझाते थे कि बेटा a+b² जो भी जो था आप समझ सकते हैं, तब मैं ये करता था। तो जब मैं ये करता था तो मेरी गुद्दी पे कस के थप्पड़ पड़ता था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो स्वागत है सोच में। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में। अभी तक ज़िंदगी कैसी चल रही है? पहले तो मैं संजय आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कुछ बोलने के लिए, कुछ अपने बारे में बताने के लिए। बहुत कुछ तो नहीं है जीवन में बताने के लिए, बहुत कुछ अचीव किया भी नहीं, पर हाँ, जैसे आपने पूछा, नाम मेरा है सौरभ चौधरी। कहाँ से शुरू किया जाए? आप का जन्म कहाँ हुआ? किन किन शहरों में गए? यहाँ कैसे पहुँचे? अभी तक की ज़िंदगी। जीवन, जैसे हम सब जानते हैं, हर पल एक घुमावदार एक मोड़ लेती रहती है, हर बचपन से लेके जब तक हमारी आंखें नहीं बंद होती तब तक। तो बेसिकली मेरा जन्म हुआ वेस्ट बंगाल के एक शहर में, इसका नाम था आसनसोल। बट मेरे जो पिताजी थे मिस्टर लेट श्री समरेश चौधरी, वो रेलवेज़ में जॉब करते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने के नाते पूरे भारत में कहीं भी उनका स्थानांतरण हो सकता था। तो वो ही वॉज बेसिकली रिक्रूटेड इन लखनऊ, अ वेरी स्मॉल प्लेस नियर बाई लखनऊ एक्चुअली, बाय द नेम ऑफ हरदोई एंड ऑल। सो वहाँ पे वो रहते, तो वहाँ पे वो नौकरी करते थे रेलवे में। तो मेरी माता जी ने मुझे जन्म दिया आसनसोल में, क्योंकि वो हमारा पुश्तैनी घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। पर तुरंत जन्म के बाद मुझे उत्तर प्रदेश, भारत के नॉर्दर्न पार्ट में लाया गया और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पला बढ़ा। तो बेसिकली मेरी जर्नी वहाँ से, जीवन की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एक जर्नी, जहाँ पे बचपन से माता पिता का प्यार मिला, उनका स्नेह मिला, उनके साथ एक बहुत सुंदर जीवन बिताने का समय मिला। मैं अभी भी उन दिनों को बहुत याद करके कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। तो वहाँ से मेरा जीवन का सफ़र स्टार्ट हुआ। मैंने लखनऊ में अपनी जीवन की पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे शुरू करी और आगे चल के वहीं से मैंने ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट किया। तो मेरा बचपन बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर बचपन था, जो कि लखनऊ नाम के एक शहर से, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वहाँ से शुरुआत हुई और वहीं से हमने अपने जीवन का सारा कुछ शुरू किया। बेसिकली ये है हमारी शुरुआती कहानी। पूछिए और संजय जी, क्या पूछना चाहेंगे आप मेरे बारे में? आपके मुस्कान से ऐसा प्रतीत हो रहा है जीवन से खुश हो, कंटेंट हो बिल्कुल। अगर संतुष्ट या कंटेंट नहीं भी हूँ तो क्या कोई और चारा है संजय? आप ही बताएं। जीवन एक ऐसा युद्ध है जिसे हम हर पल लड़ रहे हैं। एक शक्ति है जो ऊपर बैठी हुई है, जो हमको ड्राइव कर रही है, हमें रास्ता दिखाती है। परंतु जीवन में संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने अपने माता पिता से सीखा। तो अभी तक के जीवन काल को अगर आपको 3-4 शब्दों में बयां करना हो तो कैसे करोगे आप? सुंदर बचपन, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं जवानी, और एक संतुष्टि भरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ती हुई जीवन, ये जीवन धारा। संतुष्टि भरा बुढ़ापा की ओर आप कह रहे हो, अग्रसर कर रहे हो।
आपको ऐसा क्यों लगता है कि जवानी में उतनी संतुष्टि नहीं रही लेकिन बुढ़ापे में होगा? ऐसा क्या कर रहे हो आप अपने जीवन में? जवानी एक ऐसा दौर होता है संजय, जिसमें आप बहुत आध्यात्म के साथ एक अपने अंदर जो ब्रह्मलीन है उसके साथ आप जुड़ नहीं पाते। बहुत समय आप रास्ता भटक जाते हैं, आप रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं जिससे आप घबरा जाते हैं। हर पल वो चीज़ आपको एक सीख देती है, पर दिक्कत तब है जब उन कर्मों से या वो जो कार्य हमने किए हैं अपनी जवानी में उनसे सीख ना ली जाए। अगर आप सीख लेते हैं उनसे, बहुत कुछ सीखते हैं आप हर पल, आप तो जानते ही होंगे, हर जीवन में, हर काल में, जीवन के हर कालखंड में आप बहुत कुछ सीखते हैं। और आप सीखते हैं तो उन चीज़ों को अपने जीवन में इंक्लूड करने के लिए, इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो। सुखमय मतलब ये नहीं भौतिक सुख मिले, पर आपको एक अभूतपूर्व उस सुख की प्राप्ति हो जो आपको एक सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाए। वो हमेशा भौतिक सुख नहीं होता। आध्यात्मिक सुख, जीवन में कुछ हासिल करने का सुख अध्यात्म के तौर पे, जीवन में कुछ हासिल करने का सुख एक अच्छी राह पे चलने के तौर पे। तो जवानी से जो मैंने जवानी में, या आप कह सकते हैं कि एक उस दौर में जो मुझसे गलतियां हुई, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और सीख के जब अब मैं बुढ़ापे की ओर हर दिन एक कदम रख रहा हूँ, तो उन चीज़ों का जो निचोड़ है वो अपने जीवन में डाल रहा हूँ, उस ज्ञान को। हालांकि मैं उसके लिए ज़रा से भी अपने ऊपर प्राउड नहीं फील करता कि मैं उसके लिए अब उन चीज़ों को डाल के अपने जीवन में कुछ नया, बट वो क्योंकि एक जीवन का पार्ट है, कालखंड का एक पार्ट है हर इंसान को, बिकॉज वी ऑल नो चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट, और चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। सो अगर चेंज ही एक कॉन्स्टेंट थिंग है, तो क्यों ना उन गलतियों से सीख कर हर पल जीवन में बदलाव लाया जाए, जिससे एक सुख की अनुभूति मिले और जीवन एक अच्छी राह पे चल सके। हो सकता है भौतिक सुख उतना ना मिले, पर एक आध्यात्मिक सुख, एक अलग ही सुख की आपको परिकल्पना होगी, आप उसको हासिल कर पाओगे। तो यही मेरे जीवन में भी हुआ संजय। इस उम्र में इतनी गहरी बातें ये जीवन से सीखा है आपने, या फिर क्यों आपको लगता है कि इतनी गहरी बातें करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि ये जीवन ने मुझे सिखाया संजय। मैं इतना भी उम्रदार नहीं हूँ कि इतना कुछ मैं बोलूँ, पर अगर मैं आपको सच बोलूँ तो इस जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और यही सच्चाई है। जीवन से सीखना बहुत ज़रूरी है। जो जीवन से नहीं सीखते वो इंसान धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। हो सकता है उनकी उम्र 100 साल हो, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने उनकी जीवन धारा को 100 साल के लिए लिखा हो, पर वो सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि जीवन से उन्होंने कुछ सीखा नहीं। तो मेरा ये कहना है, मैंने हर जीवन के कालखंड में, बचपन से लेके आज तक, जो मैंने सीखा, अपने हर एक दिन के सीखना का जो हमारा जो ज्ञान है, उसको मैं अपने जीवन में डाल रहा हूँ। और मुझे एक धीरे धीरे एक सुख की अनुभूति हो रही है। और धीरे धीरे, क्योंकि मेरी माताजी बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि सारा दिन भगवान के आगे, ईश्वर के आगे आप हाथ जोड़ के बैठे रहो। पत्थरों में भगवान नहीं, ये हम सब जानते हैं। इन परमात्मा हमारे अंदर ही है। सीखना है हमें बहुत कुछ इस जीवन से। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इन बच्चों से भी, जो आसपास के बच्चे होते हैं, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं आपसे भी सीखता हूँ। मैं कैमरामैन शायद जो देख रहे हैं मुझे, उनसे भी सीखूँगा। सीख के मैं अपनी जीवन में अपने हर चीज़ को डाल के सोचता हूँ एक सुख की अनुभूति मिले। और सही में संजय, मुझे बहुत सुख की अनुभूति मिल रही है धीरे धीरे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यही सुख की अनुभूति मुझे अंतिम सांस तक मिलती रहे। बहुत खूबसूरत। बचपन की कोई एक याद जो आज भी दिल में बिल्कुल ताज़ा हो? बचपन की एक याद जो मेरे दिल में बहुत ताज़ा है, वो हमेशा ताज़ा रहेगी। वो माता पिता का अभूतपूर्व प्यार। मैं वो दिन अभी भी भूल नहीं सकता जब मैं एक बार स्कूल से वापस आ रहा था और मैं खो गया, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं कहीं और भटक गया। जबकि मुझे स्कूल से आना था 2:30 बजे दोपहर में वापस, मैं शाम के 8 बजे तक वापस नहीं आया। जब मैं नहीं आया तो मेरे माता पिता की क्या अवस्था थी, वो मैंने आके ही जब वापस आ पाया, 9 साढ़े 9 बजे रात में वापस आया। वो तो बहुत लंबी कहानी है संजय। तब मैंने उनकी आंखों में जो स्नेह है, जो प्यार, जो भय देखा,
तब मुझे समझ में आया कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप ये भटक गए थे बचपन में? तो वो दिन वो असल में संजय, मेरी उम्र करीब 13 या 14 साल रही होगी। मुझे कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा किडनैप, बट मुझे स्कूल से ले जाने के बहाने उन्होंने मुझे, मैं स्कूल बस में ना बैठ के मैं उनके लिफ्ट में उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। और वो कुछ लोग, वो अच्छे लोग नहीं थे, पर उनमें से एक को मैं जानता था, तो मैं उनको भैया बोलता था। तो मुझे लगा वो मुझे घर में ड्रॉप करेंगे, पर उसकी जगह वो मुझे कहीं और लेके चले गए, जो एक अच्छी जगह नहीं थी। और वहाँ से मुझे रात में 9 बजे उन्हीं भैया ने, फिर जब समझ में आया कि ये लड़का बहुत परेशान हो रहा है, तो उन्होंने मुझे घर पे छोड़ा और क्षमा भी मांगी मुझसे। पर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो दिन मेरे जीवन का पुनर्जीवन जिसे मुझे मिलना मुझे प्रतीत हुआ। और मेरे माता पिता का स्नेह देख के मुझे लगा कि इनसे बढ़कर तो दुनिया में कुछ नहीं है, यही तो भगवान है। तो वो दिन मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता संजय। जीवन यापन के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? जीवन यापन के लिए मैं एक सीनियर सेल्स कंसल्टेंट की जॉब कर रहा हूँ, एक आईटी कंपनी में। इस आईटी कंपनी में सीनियर सेल्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छी नौकरी है मेरी, नौकरी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। और सेल्स की जॉब आपको पता है बहुत वर्सेटाइल जॉब होती है, जहाँ पे बहुत लोगों से मिलना होता है। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है कि मैं जीवन से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, देश में विदेश में, वहाँ के लोगों से बातें करता हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मुझे सीखने को मिलता है कुछ, तो मैं जो एक अपने दिमाग में मैंने फ़िल्टर बैठा रखा है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको मैं हटाता रहता हूँ, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे मैं अपने तरफ आकर्षित करके उनको अपने शरीर के अंदर, अपने बुद्धि के अंदर, अपने विचार विवेक के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। तो कॉर्पोरेट दुनिया में, वर्ल्ड में जहां आप नौकरी करते हो, आप जैसे हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, जी जी। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सुनने में आता है, बहुत ही ऑब्वियस बात भी है कि बहुत ही इंटरनल पॉलिटिक्स, बहुत प्रेशर काम का, स्ट्रेस, कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें हैं। तो इन सब वातावरण के बीच में जैसी आपकी सोच है, अपनी सोच को व्यवस्थित आप कैसे रखते हैं? संजय, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, और इस क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत अच्छे तरह से देना चाहूँगा। तो जब मैंने कॉर्पोरेट जगत में एंट्री रखी, तब इस तरह का ज्ञान शायद धीरे धीरे मुझे आया है। जैसे मैंने बताया, जीवन के हर कालखंड में हर लोगों से सीख के, बहुत कुछ सीख के, माता पिता के दिखाए रास्ते पे चल के इस ज्ञान को अर्जित किया है। ज्ञान नहीं बोलूँगा, पर हाँ, सही रास्ता अर्जित करने की कोशिश करी है, अभी भी वो कोशिश जारी है। पर हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आया तो ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि अगर मैं 20 लोगों से लेट से मिला, तो आउट ऑफ दोज 20 पीपल आई विल से एटलीस्ट 5 पीपल वर नॉट गुड इनफ। वो बहुत अच्छा या ख़राब तो जज करने वाला कोई नहीं होता संजय, पर वो बहुत मेरे मन को भाने वाले इंसान नहीं थे। तो उनसे कुछ विचारों का जब आदान प्रदान हुआ, तब मैंने ये भी देखा कि नहीं, मुझे इस जीवन में या इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद मैं बहुत साल ना टिक पाऊँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स थोड़ी राजनीति भरी दुनिया है, ये एक अलग लेवल की बातें हैं, एक दूसरे को काटने की प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पे बॉस के सामने हमेशा सही बनने के लिए दूसरे के अगर शरीर के ऊपर पैर रख के भी गुजरना पड़े तो गुजर जाना है। ये सब पे मैं, इन सब चीज़ों से मैं कभी भी अग्री नहीं कर सकता था, ना आज करता हूँ, ना मरते दम तक कर पाऊँगा, क्योंकि ये तो कोई लाइफ के वैल्यू नहीं हुए, फिर ये तो लाइफ के एथिक्स नहीं है ना संजय। तो हाँ, पहले कुछ साल तक मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। मेरे, सही बताऊँ तो मेरे कुछ झगड़े भी हुए, जिसके लिए मैं आज रिपेंट करता हूँ। मुझे बहुत दुख लगता है कि झगड़े की ज़रूरत नहीं थी, उन चीज़ों से बच के निकला जा सकता था। अगर आज की स्थिति में होता तो शायद मैं बच के निकल जाता, पर उस समय हाँ, झगड़े भी हुए, थोड़ी मनोस्थिति मेरी ख़राब भी हुई। मैंने कॉर्पोरेट जगत को टाटा बाय बाय करने की सोची भी, कोशिश भी करी। फिर मेरे धर्मपत्नी ने मुझे समझाया कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। उनका जीवन में मेरी धर्मपत्नी का भी मैं बताऊं संजय अगर, तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। उस योगदान को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे जीवन नहीं बीतता सौरभ। तो मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी अंश में जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी
चीज़ें मिलेंगी जहाँ से आप भाग के जीवन से नहीं निकल सकते। तो उस चीज़ को हैंडल करना, टैकल करना भी एक कला है। तो उस कला को मैंने धीरे धीरे सीखा। मैंने अपने अंदर लेट गो, सबसे बड़ी चीज़ है चीज़ों को, जिस ईश्वर को आप मानते हो उस ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, लेट गो करना। तो मैंने उस चीज़ को लेट गो करना सीखा। और जब मैंने देखा कि हर चीज़ का, न्यूटन ने बोला है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वी ऑल नो दैट। बट वो जीवन में, मेरे हिसाब से न्यूटन का वो लॉ जीवन में नहीं आता। अगर हर एक्शन का रिएक्शन होगा तो जीवन कभी अभूतपूर्ण खुशी की तरफ आप जीवन को नहीं ले जा पाएंगे। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ की आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये कर्मा ही है, तो आप कर्मा में यकीन नहीं रखते? नहीं, कर्मा ही तो सब कुछ है। जैसे कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि कर्म करो, कर्मा के बिना तो कुछ नहीं। पर कर्मा का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको गलत वाणी बोली या गलत कुछ कटु भाषा बोली या someone is saying something bitter to you, you will have to respond equally। ये इस चीज़ पे मैं विश्वास नहीं करता। एक समय करता था संजय, पर धीरे धीरे जैसे मुझे समझ में आया कि लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। 2 बार बोलेगा कोई कॉर्पोरेट का, अगर आपसे पॉलिटिक्स कर रहा है 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, चौथी बार अगर आप लेट गो करोगे, उसकी तरफ रिएक्ट नहीं करोगे, समटाइम्स नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट एक्शन। सो हमने रिएक्ट करना छोड़ा और जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हुई। कोई एक चीज़ जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो, कोई चीज़, कोई बात, कोई सिचुएशन? मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं सुबह सुबह, हमारे सब के अंदर ब्रह्मलीन है, हमें पता है, ईश्वर को हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमें सबको पता है कि हमारे अंदर है। फिर भी हम जब मैं ध्यान मुद्रा में बैठ के अपने ईश्वर को, अपने आराध्य के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ जो मैंने इतने कालखंड में, जीवन के हर कालखंड में किए हैं, और मुझे वो अनुभूति होती है कि वो क्षमा कर रहे हैं और शायद वो मेरे साथ हैं, वो जीवन, वो सुबह का समय मेरे जीवन का सबसे, हर दिन वो सुंदर समय मेरे जीवन में आता है। और मैं शाम को अपना कर्म करके, अपना नौकरी करके घर जाता हूँ, जब मैं संध्या बाती करके भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठता हूँ और बोलता हूँ कि भगवान एक दिन और अच्छा निकला, आपके आशीर्वाद से आके वापस अपने परिवार का चेहरा देख पाया, आज भी रोटी चली, इसके लिए सहस्त्र कोटि धन्यवाद और आभार। जब वो मुँह से निकलता है और जब उनकी तरफ देखता हूँ और अपने माता पिता के फ़ोटो की तरफ देखता हूँ, क्योंकि वो भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो अब है नहीं इस पृथ्वी में, तब मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है। और वही समय, 2 समय मेरे जीवन का सबसे सुखी समय होता है, रोज़, वो समय रोज़ आता है। क्या बात है सौरभ जी। जीवन में अगर आपको ईश्वर या टेक्नोलॉजी एक मौका दे 20-25 साल पीछे जाने का, तो आप अपने 20-25 साल पीछे वाले छोटे वाले वर्जन को क्या सीख देना चाहोगे कि उसकी ज़िंदगी आज अलग हो? बेहतर है या नहीं कह सकता, लेकिन शायद अलग हो। तो संजय जी, पहले बात तो, अगर प्रभु ने हमें 20-25 साल पीछे जाने का मौका दिया या टेक्नोलॉजी ने ऐसा मौका दिया, मैं टाइम मशीन में बैठ के पीछे चला गया, तो मैं सबसे पहले जो मेरी कमज़ोर कड़ी थी, अब मैं थोड़ा मजाकिया तौर पे बोलूँ तो मेरी कमज़ोर कड़ी पढ़ाई रही हमेशा, तो जो मेरी कमज़ोर कड़ी थी मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, उसको मैं दुरुस्त करना चाहूँगा और मैं IITian बनना चाहूँगा संजय जी, IITian। तो कहीं ना कहीं एक टिस कसक वेदना आपकी बाहर निकल रही है कि जो काम आप अभी कर रहे हो, अगर मौका दिया जाए तो शायद ये काम आप ना करना चाहो। बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको संजय जी बताऊँ, मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे। मेरे फादर का बहुत बड़ा झुकाव था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हूँ। तो वो जब ड्यूटी से आते थे तो मुझे अभी भी याद है वो थ्योरम्स, अगर आपने सुने हो, ज्योमेट्री के थ्योरम्स वगैरह जो होते थे, और उसके बाद अरिथमेटिक और अलजेब्रास मुझे पढ़ाने, क्योंकि वो बहुत तटस्थ थे मैथमेटिक्स से, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सब्जेक्ट्स में, बिकॉज ही वॉज एन इंजीनियर। सो he always used to try that I become a very good son, बहुत पढ़ा लिखा लड़का बनूँ, बहुत स्टूडियस बनूँ। और मुझे आके स्कूल जब मैं खेल कूद के वापस आता था और उनका भी दिनचर्या पूरी हो जाती थी, तो मुझे पढ़ाने बैठते थे। तो आपको मैं एक रिएक्शन देता हूँ, जब वो मुझे थ्योरम्स और अलजेब्रा समझाते थे कि बेटा a+b² जो था आप समझ सकते हैं, तब मैं ये करता था। तो जब मैं ये करता था तो मेरी गुद्दी पे कस के थप्पड़ पड़ता था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पर अंत में
जब 2-2.5 साल बाद भी मेरा कोई मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में झुकाव नहीं देखा, तो उन्होंने मेरी माता जी से कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बोलने में अच्छा है, ये सेल्स वाला बनेगा। क्या बात है, उनकी बात सच हुई। उनकी बात सच हो गई। फिल्में देखते हो आप? अभी तो बहुत नहीं देख पाता या देखने का मन भी नहीं करता, लेकिन एक समय बहुत देखता था। तभी तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया संजय ज़्यादा। तो आपकी फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है और क्यों? ऐसे तो बहुत सारी फेवरेट हिंदी फिल्म्स हैं मेरी, पर मेरी फेवरेट हिंदी फिल्म है अक्षय कुमार और सैफ अली खान की एक बहुत पुरानी मूवी आई थी जिसका नाम था तू खिलाड़ी मैं तू अनाड़ी। खिलाड़ी मैं अनाड़ी। वो मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसी पिक्चर है, वो एक इकलौती ऐसी पिक्चर है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिखाया था दुर्गा पूजा के टाइम पे हॉल में ले जाके। तो उन्होंने मुझे नए कपड़े दिलवाए, वो पिक्चर मेरे साथ बैठ के देखी और फिर हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया। और उससे मुझे फिल्म से मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, पर मुझे ये ज़रूर सीखने को मिला उस फिल्म से कि अगर पिताजी से बचपन में थोड़ा ज़्यादा जिद किया जाए तो वो जिद पूरी हो जाती है। तो पेरेंटहुड का एक अलग एंगल देखा आपने। पेरेंटहुड का एक अलग एंगल देखा, वो प्यार देखा, वो दोस्ती देखी पापा की मेरे साथ। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप खुद एक पिता हो, राइट? हाँ बिल्कुल सही। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके पिताजी के बीच में, जो रिश्तों के बीच में जो चीज़ें नहीं हो पाई, जो चीज़ें मिस आप करते हो, वो अभी आप पूरी करने की कोशिश करते हो? हाँ करता हूँ, बहुत हद तक तो नहीं कर पाता क्योंकि समय उतना नहीं मिल पाता, पर हाँ कोशिश करता हूँ कि अपनी बेटी के साथ समय गुजारूँ। उनकी हर छोटी बड़ी मांग तो पूरी नहीं कर सकता, वो तो बच्चे के लिए गलत हो जाएगा, पर जो भी जायज़ मांगे हैं उसको पूरा करूँ, उसको समय दूँ, ये सब कोशिश करता तो हूँ। बतौर पिता आपको अब क्या एहसास होता है कि आपके पिताजी क्या सही करते थे जो आपको गलत लगता था उस टाइम पे? और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बतौर पिता मुझे अब हर वो चीज़ सही लगती जो मेरे पिताजी करते थे और उस टाइम पे मैं गलत सोचता था। तो मुझे लगता है वो हर चीज़ मेरे जीवन को एक अच्छी राह पे दिशा देने के लिए वो करते थे। उस टाइम मुझे लगता था कि वो पिताजी क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है, मैं तो एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरे जीवन है, मैं कर सकता हूँ, जो मेरी बेटी आजकल सोचती है। फिर मुझे लगता है नहीं, अब मुझे समझ में आता है। मेरे पिताजी उस टाइम कहते थे जब तू बाप बनेगा तब तुझे समझ में आएगा कि मैं क्यों रोकता हूँ, मैं क्या कहता हूँ। आज उनकी बात सही आज लगती उनकी है। बात सही लगती है। क्या बात है। बिना इमोशन को साइड में रखते हुए सौरभ, अगर मैं आपसे पूछूं, भारत एज एन इकोनॉमी, एज ए कंट्री, एज ए रेसिडेंट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू थिंक कि भारत की अभी स्थिति क्या है और बाकी थोड़े से स्टेबल इकोनॉमी या अच्छे इकोनॉमी से कंपेयर करें तो भारत कहाँ जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल या एज आ गवर्नमेंट हमारी क्या कर सकती है? हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञाता तो नहीं हूँ, बट जो मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, जो मैं न्यूज़ सुनता हूँ, उसके हिसाब से और जो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ उसके, अब वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बढ़ता हुआ इकोनॉमी है हमारा देश। और ये देश अब तक हम उस लेवल को छू भी चुके होते संजय। हमको सबको पता है कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, संसाधनों में कोई कमी नहीं है। संसाधनों के बंटवारे में, संसाधनों रिसोर्सेस को मीनिंगफुल वे में डेलीगेशन करने में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे। चाहे कोई भी, अब मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कहूँगा, चाहे वो भूत या पास्ट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज की प्रेजेंट की गवर्नमेंट हो या भविष्य में कोई आए, हर एक सरकार में कुछ लोग बैठे हैं या सिस्टम में कुछ लोग बैठे हैं जो चीज़ों को अच्छा करने नहीं देते। वरना इस देश में बहुत पोटेंशियल है, लोगों में बहुत पोटेंशियल है, आज की न्यू जनरेशन में बहुत पोटेंशियल है कि इकोनॉमिकली इस कंट्री को कहाँ से कहाँ हम ले जा सकते हैं। ये जो समस्या की आप बात कर रहे हो, इसका समाधान आप कैसे देखते हो? अगर आपको बोला जाए कि आपकी नौकरी ही हो इसका समाधान निकालने के लिए, तो आप क्या अलग करोगे? तो जिस समस्याओं की आप बात कर रहे हो, आपको मौका दिया जाए तो आप क्या बदलाव करोगे कि देश की स्थिति बेहतर हो सके? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है संजय, विल पावर स्ट्रांग होना। अगर विल पावर स्ट्रांग है आपका और आपके करने की इच्छा है तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर
and your willingness to change the things. We all know that. तो मुझे अगर ऐसा कभी मौका मिला, क्योंकि अब मैं ये कहूँगा कि we are lucky that we live in a country which is full of Gen Zs, you know, और वो बहुत ज़्यादा जीवन में टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, एडुकेशन वाइज स्ट्रॉन्ग हैं, जीवन को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं. दे आर नॉट लेज़ी पीपल. तो इन रिसोर्सेज का मैं पूरी मीनिंगफुल वे में यूटिलाइज़ करूँगा. कहते ना, एक कहावत है कि अगर आप अपने चारों तरफ के जो संसाधन हैं उसका अच्छे से लाभ उठाओ, उनको अच्छे से रिसोर्सफुल वे से उनको काम में लाओ, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है. तो मैं इन जेन जीज़ को और इन जो आज के जो नवयुवक हैं उनको मैं उनके दिमाग में ये चीज़ डालना चाहूँगा कि इस देश में रह के, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ब्रेन ड्रेन. जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ पे कुछ अच्छा ना होते देख विदेशों की तरफ भाग जाते हैं. सो द ब्रेन ड्रेन इज़ द मेन प्रॉब्लम. तो मेरा सबसे पहला ये होगा कि ब्रेन ड्रेन ना हो, लोग विदेश ना जाएं, बाहर ना जाएं, लोग अपने देश में रहें. और उसको समझाने के लिए मैं वर्कशॉप्स करना चाहूँगा, टाउन हॉल सेशंस करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं नवयुवकों में ग्रुप बनाऊँगा अपने लाइक माइंडेड पीपल का, जहाँ पे वो लोगों को, बच्चों को, आज की जेनजीज़ को ट्रेनिंग्स देंगे, उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि इस देश में सारे संसाधन हैं, आपको बाहर जाने की, यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ दिस कंट्री, देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्रेन ड्रेन, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस कंट्री, वी विल ऑल वर्क टुगेदर, यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड मेक इट अ better place for everyone to live. This place, India, is heaven for everyone actually. आपने बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाऊं और 2 कदम पीछे आऊं. पलायन, माइग्रेशन को आप सही नहीं मानते हो. आप लाइक अपने जैसे लोगों को ढूंढ के उन्हें समझाना चाहते हो कि बाहर ना जाएं. ये पलायन पहले देश में ही शुरू होता है. छोटे शहरों से लोग, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं बेसिक पढ़ाई के बाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई. तो ये पलायन पहले अपने देश में रुकना चाहिए. देखिए पलायन, संजय, आप पलायन इज अ सब्जेक्टिव वर्ड. पलायन ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, क्योंकि रांची का लड़का अगर आके दिल्ली में काम कर रहा है और दिल्ली में कुछ ऐसा कर रहा है औद्योगिक क्षेत्र में या कुछ ऐसे, तो वो पूरे देश को फ़ायदा मिलेगा उसका. तो मैं ये नहीं मानता कि बिहार का लड़का आके दिल्ली में क्यों काम कर रहा है या दिल्ली का लड़का जाके बैंगलोर में क्यों काम कर रहा है. ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पलायन से नुकसान हो रहा है, हर परिवार से 1 लड़का 2 लड़का बाहर शहरों में आके काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कमा रहा है, फाइनेंशियली अपने फैमिली की मदद भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना गांव छोड़ चुका है, छूट चुका है उसका शहर, जो कभी वापस नहीं जा सकता. इस डिसबैलेंस को हम कैसे रोक सकते हैं? इस डिसबैलेंस को संजय हम इस तरह से रोक सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है एडुकेशन. गांव में हमको, हर छोटे शहर, कस्बों, गांव में हमको लोगों को एडुकेट करना पड़ेगा. वहाँ एडुकेशनल सिस्टम्स को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. सबसे बड़ा चैलेंज है पलायन. सबसे पहले कब शुरू होता है? जब लड़का 8वें या 9वें या 10वें के बाद पढ़ने बाहर चला जाता है, वहीं से पलायन की शुरुआत होती है. फिर वो पढ़ लिख के और बड़े शहर पे पलायन करता है. तो अगर हम वहाँ पे हर शहर, हर कस्बे में एडुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, उच्च विद्यालय, उच्च स्तर के विद्यालय हो, अच्छा एडुकेशन सिस्टम हो, क्यों ना वो गांव में ही रिसोर्सेज हो, वहीं पे औद्योगिक संस्थान खोले जाए. बहुत कुछ करने की क्षमता है इस देश में, बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे पलायन रुक सके. वहीं पे लोगों को रोज़गार मिले. गांव जो पढ़े लिखे लड़के हैं, अगर वो बाहर आते भी हैं पढ़ने, वापस जाएं, गांव का भला करें. बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, बहुत. पर उसमें हाँ संजय, एक चीज़ है, थोड़ा सा त्याग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि क्योंकि मैं पढ़ लिख गया, अब केवल दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई फैमिली अर्निंग गुड इनकम एंड लिविंग अ लग्जरी लाइफ, तब आप उसको हासिल नहीं कर सकते. तो त्याग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. अगर आप पढ़ लिख गए हो और अपने गांव के बारे में सोचते हो, वहाँ पे अच्छे संस्थान खुल रहे हैं वहाँ पे, तो हर सरकार को, जो लोकल सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन, अपने वो पढ़े लिखे हैं लोग, सरकार को सब पता है क्या करना है. बट अगर गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ना लेके ये सब चीज़ें ना करें तो पलायन होना लोगों की मजबूरी है. तो मैं तो यही चाहूँगा, अगर मुझे मौका मिलेगा, मुझे गवर्नमेंट को भी समझाने का मौका मिलेगा, मुझे सरकार को भी समझाने का मौका मिलेगा, या मेरे हाथ में एक बागडोर आएगी, तो मैं खुद इन चीज़ों को अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलके इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा, जिसमें गाँव से पलायन रुके, आज के नई पौध गाँव से शहरों की तरफ ना भागें, वहीं पे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अपने गांव की उन्नति करें. और एक बार जब गांव की उन्नति शुरू हो जाएगी, 10-15 साल के अंदर सारा पलायन रुक जाएगा,
सब अपने गांव घर में हरियालियों में खुशी से ज़िंदगी बिताएंगे, अपने माता पिता के साथ रहेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने सौरभ चौधरी जी। मैं चलते चलते आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। जी जी। धन्यवाद आपका समय के लिए। आखिरी सवाल ये है कि जैसी भी ज़िंदगी रही है अभी तक आपकी, बहुत ही ट्रैवल हुआ है, स्ट्रगल भी है, ये पूरी ज़िंदगी का सार को अगर एक फ़िल्म में ट्रांसलेट करना हो तो आप अपने ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहें तो उसका शीर्षक क्या रखोगे और क्या चाहोगे कि कौन बतौर एक्टर आपके किरदार को निभाए? बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं अपने जीवन का सार बोलूं तो क्या मैं उसको एक इंग्लिश मूवी में बना सकता हूं संजय जी? आपकी चॉइस है। हाँ, तो उस मूवी का मैं शीर्षक या उसका टाइटल रखना चाहूँगा अवेकनिंग, जागृति। अवेकनिंग फ्रॉम डार्केस्ट टू डॉन एंड फ्रॉम डॉन टू डे, राइट? तो अंधेरे की ओर से भोर की तरफ जागृति और फिर भोर की तरफ से लेके पूरी सुबह की तरफ जागृति। तो एक अवेकनिंग, ये ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात तो नहीं है, बट हाँ अवेकनिंग उसमें रखना चाहूँगा और उसमें खुद मैं ही हीरो के तौर पे एक्ट करना चाहूँगा। आप कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं चाहते हो क्योंकि वो शायद निभा ना वो निभा नहीं पाएगा। और मुझे जहाँ तक पता है संजय जी, कभी मुझे मौका मिला, अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उस लाइन को चूज़ नहीं किया, मैं एक बहुत अच्छा एक्टर भी बन सकता हूँ संजय जी। क्या बात है। थैंक यू सो मच सौरभ जी, यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस के लिए जाते जाते एक जेनजी जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए एक मैसेज दे दें और हमारे चैनल को लोग देखें, सब्सक्राइब करें, उसके लिए 2 शब्द। संजय जी, पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सुंदर वातावरण में मुझे लेके आए, मुझसे सवाल पूछा, मुझे मन हल्का करने का मौका दिया। ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोगों को मिलने चाहिए, आम आदमियों को भी मिलना चाहिए। और जो एक मैसेज, मैं तो कोई ऐसा कोई विख्यात पुरुष हूँ नहीं जो मैं कोई मैसेज दे पाऊँ जेनजी को, पर मैं यही बोलूँगा जेनजीज को, गलत रास्ता चुनने का तरीका बहुत आसान है पर उससे निकलने का रास्ता बहुत कठिन है। इसलिए रास्ता मेरे दोस्तों ध्यान से चुनो, हंसते हुए चुनो और ऐसा मत चुनो कि जब बड़े हो और जब और उम्र विकसित हो तब उसके लिए पछताना पड़े। बाकी जो मर्जी करो, खुश रहो, जियो, कल हो ना हो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। कोई गाना गाना चाहोगे जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए गाना? जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।